Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें। संसद बदल गई है, भारत बदलने की आस में जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। और यह बात कह रहा हूं मैं पूरे होशो हवास में। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल फैमिली टुडे। एक ऐसा ये खबर आपको दिख रही होगी, पीछे फोटो देख लीजिए। सबसे पहले पुराना फोटो दिख रहा होगा आपको। एक आदमी था, टेरेंस एरविल जैक्सन। इसको भारत की इंटेलिजेंस ने, खुफिया विभाग ने चटकाया था बांग्लादेश में एससीओ समिट में। यह प्रधानमंत्री की हत्या के लिए प्लॉट किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, जहां रूस के प्रधानमंत्री बीच में आते हैं और इसको बचाते हैं। क्या हो कि अपने यहां से ही कोई हायर कर लिया जाए प्रधानमंत्री के लिए। यह आर्टिकल मैं आपको समझाने वाला हूं। इसमें बात करूंगा हल्की ममता बनर्जी के इलेक्शन की भी। एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। आपके दिमाग में एक प्रश्न भी आएगा, नीचे कुछ लोग ये कमेंट भी करेंगे कि उस पर आप नहीं बोले, मैं उस पर भी बोलूंगा। मैं हर बात पर बोलूंगा, यह आप निश्चिंत रहना मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए, सबसे पहले मैं यह खबर आपको दिखा देता हूं कि जो इंडिया रशिया फॉयल सीआईए प्लॉट असैसिनेशन एट एससीओ समिट जो हुआ था, एरबिल को मारा गया था, जो प्लॉट करा गया था प्रधानमंत्री को मारने के लिए। अब इसी सिलसिले में एक खबर और चली। इसके पीछे कौन था? क्या आपको जानकारी नहीं दी क्या मैंने? इसके पीछे कौन था? इसके पीछे एक ही एजेंसी थी, भारत। आज मैं ये धागा भी खोलूंगा कि यही क्यों, सीआईए क्यों इन सब के पीछे है, यह भी आज आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो आपको जुड़े रहना है, महेशन को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। और हां, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना जो कमेंट में दिया गया है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि वहां आपको हर वीडियो का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो नहीं दिखता है तो। ठीक है, वहां से आसान हो जाएगा। चलिए आर्टिकल शुरू करता हूं और एक चीज आपको बता देता हूं। इसका नाम है वेस्ट बंगाल। दुनिया में इस समय कोई ज्वालामुखी का लावा इतना गर्म ना होगा जितना वेस्ट बंगाल का माहौल हो रखा है। यहां 1 करोड़ वोट काट दिए गए, 90 लाख से ज्यादा। ज्ञानेश कुमार जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि इनको इंपीच किया जाए, यानी महाभियोग चलाया जाए और इनको हटाया जाए। इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। और कुछ लोग ज्ञानेश कुमार जी को सल्यूट भी कर रहे हैं कि किसी और माई के लाल में यह हिम्मत ना निकली जो आपने दिखा दी बंगाल को कुरेदने की। ऐसा भी है। तो 2 धड़ों की बात भी आज करूंगा। यह वेस्ट बंगाल है और यह वही इलाका है जिसको मुर्शिदाबाद कहते हैं, जिसको बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है। यही वो इलाका है जहां पर हुमायूं कबीर नाम का बंदा निकलता है ममता बनर्जी की पार्टी से बाहर और ऐलाने जंग कर देता है कि बाबरी मस्जिद उसी फॉर्मेट में यहां बनेगी, मुर्शिदाबाद में। उत्तर प्रदेश से एक खबर आती है सूबे से के मुख्यमंत्री की तरफ से कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दूसरी बाबरी बना जाएगा। माहौल गर्म है, मामला गर्म आ गया है। आपको बताऊंगा वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि आपके हाथ पैर हिल जाएंगे। बताऊं क्या? 1000 करोड़ रुपए, इमेजिन करिए, 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ रुपए में बिक गया कौन? हुमायूं कबीर। ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। और सबसे अचंभे की बात यह है कि यह वीडियो वायरल उसी ने करवाया है कि मैं खुद बिक गया और किसके हाथों बिका, यह वीडियो उसके द्वारा ही वायरल किया जा रहा है। यह समझने की बात होगी। ध्यान रखना मेरे भाई, आज आपको कुछ चीजें ऐसी समझाऊंगा जो आपके समझने के परिप्रेक्ष्य से अच्छी हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र में आपको पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने कितने धर्म हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर सनातन हिंदू के बाद दूसरे नंबर पर भारत में कोई कम्युनिटी आती है तो वो क्या आती है? वो आती है इंडियन मुस्लिम्स। अब इसमें आधे तो इंडियन हैं, आधे मुस्लिम्स हैं। दूसरी कम्युनिटी क्या है? इंडियन मुस्लिम्स। लेकिन इसमें आधे इंडियन हैं और आधे से बड़ा तबका मुस्लिम्स का है। यानी वे जो उम्मा का सपोर्ट करते हैं, जिनको सऊदी अरब के लिए ज्यादा दुख होता है, जिनको पाकिस्तान से अगाध प्रेम है, जो टर्की के लिए जीते मरते हैं, लेकिन रोटी इनको भारत में चाहिए, नौकरी इनको भारत में चाहिए, जमीन इनको भारत में चाहिए। यह डेमोक्रेसी को खराब करता है। बांग्लादेश के लिए छाती पीटने वाला जो व्यक्ति यहां रह रहा है पश्चिम बंगाल की धरती पर, जहां से उद्घोष होता है आजादी का, भारतवर्ष का, उस धरती पर रहेगा तो वो कुछ गंध तो फैलाएगा। और वही गंध भारत को खा रही है, वही डेमोक्रेसी का नाश कर रही है। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था कि भारत की विविधता ही भारत की विशेषता है। यानी द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया इज द डाइवर्सिटी ओनली। हमारी जो विभिन्नता है वही तो। अब एक तबका जो सनातनियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा तबका है वो क्या है? वो इंडियन मुस्लिम है। तो आप ना चाहें फिर भी
भारत की राजनीति का बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। यानी कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं तो पश्चिम बंगाल में बता देता हूं, यह मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में 66% जो आबादी है वो किसकी है? इंडियन मुस्लिम्स। अगर मालदा की बात करूं, जहां पर जो जितने भी ये जुडिशियल ऑफिसर थे उनको लिंच करने की बात की गई, उनको घेरकर भीड़ के द्वारा मरवाने की बात की गई, जलाने की बात की गई, वो जो बंदे हैं वहां की आबादी 53% वहां पर कौन सी कम्युनिटी है? यही कम्युनिटी है। इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। मालदा वालों ने ही इसको लिंच करने का प्रयास किया, जो जुडिशियल ऑफिसर थे। आप एक बात समझकर चलना, इतनी बड़ी आबादी यहां पर, मतलब अगर 200 के ऊपर सीट की बात करता हूं तो लगभग 120 प्लस सीटें डायरेक्ट ये आबादी जो है, ये आबादी यानी भारत की सबसे बड़ी दूसरी आबादी, ये इफेक्ट करती है इतनी सीटों को। यानी अगर ये एकमुश्त वोट डालते हैं तो ये किसी भी सरकार को, मतलब इनको हराना फिर मुश्किल हो जाता है। और मालदा की डेमोग्राफी अचानक से चेंज हुई है। यहां पर 27% ये लोग थे, ये एकदम से 53% हो गए और माइनॉरिटी में आ गई जो वहां की हिंदू कम्युनिटी थी, अदर कम्युनिटी थी। क्यों? क्योंकि वहां की डेमोग्राफी एकदम चेंज हो गई। जितने रोहिंग्या, जितने बांग्लादेशी आए, सबको वहां शिफ्ट कर दिया गया वोटिंग के लिए, और उन्हीं के वोट कट गए, उनके 1 करोड़ वोट कट गए। उसकी वजह से अब यह मौका, इतना ज्यादा माहौल गर्म हो गया है कि आप सोच नहीं पा रहे पॉलिटिक्स किस लेवल पर चली गई है। यानी पॉलिटिक्स का सबसे निचला स्तर का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल चले जाइए। मैं आपको दिखाता हूं अब सारी कहानी। ये देखिए, सीआईए को मैसेज भेजा है, पीएम को नुकसान पहुंचाने का किया था दावा। पुलिस ने बक्सर में तैनात एक आदमी को हिरासत में लिया। बिहार का एक आदमी है, बक्सर का। पीएम मोदी को मारने की साजिश हुई है। उसने क्या किया है? उसने एक ईमेल किया है अपने कंप्यूटर से। किसको? सीआईए को एक ईमेल किया है और सीआईए से कहा है कि अगर आप मुझको बड़ी मात्रा में पैसा देते हैं तो मेरे पास मोदी की सिक्योरिटी के सारे सबूत मौजूद हैं। हम अगले 20 से 22 दिन में अगर आप मुझे पैसा भेज देते हो तो हम कोई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आप मुझे पैसा भेजिए। आपको क्या लगता है सीआईए क्यों करवाता है ऐसा? यह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पूछ सकते हैं आपके, वाई सीआईए हमेशा, सीआईए ही क्यों भारत के पीछे पड़ा रहता है? तो मैं इसका आपको आज सबूत दिखा देता हूं। देखिए, यह कौन है? यह है यूएसए। यह कौन है? यह है यूएसएसआर, यानी आज का रशिया, मान लीजिए सोवियत यूनियन। ये जो बंदा है जिसने ईमेल किया, इसका नाम है अमन तिवारी। ओरिजिन क्या है? आशा पादरी विलेज है, सिमरी, बक्सर में। ये लोकल साइबर कैफे चलाता है। इसकी एक दुकान है साइबर कैफे की, वो लोकल साइबर कैफे चलाता है। और वहां से इसने ईमेल किया कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को मैं ब्रीच कर सकता हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं, आप आइए, आप मुझे बड़ी मात्रा में पैसा दीजिए। और ये सिर्फ इसने किस लिए किया? ये एक इंटरनेशनल लेवल का एस्पाइनेज करना चाहता था। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ध्यान रखना मेरे भाई। और ये फुटप्रिंट्स पहले भी मिले हैं कई बार। देखो, एससीओ समिट में मिले थे, मैंने आपको किसान आंदोलन में दिखाए थे, मैंने आपको बिहार की रैली में दिखाए थे, मैंने आपको यहां भी दिखा दिया अमित तिवारी। मैं एक एक चीज को कवर करूंगा, चिंता मत करना। क्या होता था पुराने समय में, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की इंटेलिजेंस फोर्सेस को वल्लभ भाई पटेल साहब ने मना किया कि हम किसी के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस फोर्सेस को उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, अमेरिका सबसे ताकतवर है, हम अमेरिका के साथ काम करेंगे। तो पहले भारत की जो इंटेलिजेंस थी वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ काम करती थी। यह बात रशिया को पता चली कि अगर ये इनके साथ काम करेंगे तो ये हमारे पड़ोसी हैं, ये भोले भाले हैं, यहां की जनता और यहां की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनेता हैं, वो इनका फायदा उठाकर इनको बर्बाद कर देंगे, भारत बिक जाएगा। तो रशिया गेम में आता है। और उस समय से पहले ही आपको पता है 1943 के समय पर सुभाष चंद्र बोस को आखिरी समय कहां देखा गया था? रशिया के अंदर। रशिया से हमारे संबंध बड़े पुराने। तो उस समय जो भारत की इंटेलिजेंस थी और केजीबी किसकी? रशिया की। इन दोनों ने मिलकर काम किया और इस बात से चिढ़ गया कौन? सीआईए। अमेरिका की इंटेलिजेंस इस बात से चिढ़ गई कि आप रशिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपको हमके साथ काम करना है। और तब की बात है कि अब की बात है, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई यह गलती, अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस को मिला देना, आज तक नासूर बनकर खड़ी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखिए, 1950 के दशक में सीआईए ने तिब्बत के मामले में सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि चाइना तिब्बत को ले रहा था, भारत की इंटेलिजेंस काम कर रही थी और इसी के थ्रू प्लॉट रचा गया भारत पर आक्रमण का, जो चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम रशिया के साथ उस समय रहते तो हम पर चीन आक्रमण नहीं करता, जो 62 का युद्ध हुआ था। हमने तिब्बत में, हमारी इंटेलिजेंस ने अमेरिका के साथ मिलकर यह कॉन्स्पिरेसी करवाई सीआईए ने, और तब जाकर चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री इसी में रह गए कि हिंदी चीनी भाई भाई। 1950 के दशक में, 1958 में एक आदमी आता है, होमी जहांगीर भाभा।
द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, और उसने कहा 18 महीने में न्यूक्लियर पावर दे दूंगा भारत को, भारत न्यूक्लियर शक्ति होगा। और इस बात से हाथ पैर कांप गए किसके? सीआईए के, अमेरिका के, कि न्यूक्लियर पावर तो हम लोगों के पास है, अगर भारत जैसा देश भी न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो हम तो कुछ प्रभुत्व नहीं जमा पाएंगे इस पर। और दोस्तों आप ध्यान रखना, यहीं से सीआईए ने प्लॉट शुरू किया, अपनी साजिश से शुरू करी, और होमी जहांगीर भाभा एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं 1966 के आसपास, मार दिया गया उस प्रोग्राम को। और इसी के अंदर 13 दिन के अंदर, देखिए एक चीज नहीं हुई थी, इसी 13 दिन के अंदर उस समय के भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी इसी दौरान मारे जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री इसकी इजाजत देगा, पहले इसको भी मारना है, और जो आदमी इसको बनाएगा उसको भी मारना है। सीआईए ने ऐसा प्लॉट किया कि दोनों बड़े लोग उसी समय पर मारे गए, उसी टाइम पीरियड पर। लेकिन आपको पता है दुखद बात, इस आदमी का आज तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, पता ही नहीं चलने दी, पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई है ताशकंद में, वहां जाकर इनको मारा गया दोस्तों, और वहां पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई है, और उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ कि इनकी मौत का कारण पता चल सके। आज भी इनका जो बेटा है वो पूछता है मेरे पिता की मौत का कारण क्या था। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में मार दिया जाता है एक यात्रा में, एक समझौते पर साइन करने के बाद, और भारत यह पता नहीं कर पाता कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। कितनी शर्मनाक बात है इतने महान देश, इतने बड़े देश के लिए। आप समझ के चलिए, यहां देखिए ये होमी जहांगीर भाभा साहब हैं, सीआईए का हाथ था इस क्रैश में 1966 में, और इसमें भी, और इनको मारा गया है। यह खबर किसने दी थी? यह केजीबी ने खबर दी थी मेरे भाई, जो रशिया की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, कि वहां जाकर आपके प्रधानमंत्री को सीआईए के प्लॉट के थ्रू मरवाया है, और इसमें भारत के लोग शामिल हैं। यह इंफॉर्मेशन किसने दी थी? केजीबी ने। बुक में पब्लिश्ड है, आप बुक देखिए ना। प्रॉब्लम यही है, अब मैं आपको बताता हूं उस बात के बारे में जिसका आप इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये देखिए 1000 करोड़ की डील। सबसे पहले कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। भारतवर्ष की, मैंने आपको अभी बताया था, भारतवर्ष की जो पॉलिटिक्स है वो सबसे निचले स्तर पर चली गई है। यानी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे भारत बहुत बड़े धोखे में जा सकता है। देखिए कैसे, एक आदमी है हुमायूं कबीर, वो टाल ठोकता है कि बाबरी मस्जिद बनेगी, और फिर उसके खिलाफ लखनऊ से योगी आदित्यनाथ साहब टाल ठोक देते हैं कि अगर मां का दूध पिया है तो बाबरी मस्जिद बना के देखा। और वैसे में जब उसको पता चलती है कि मेरा अकेले का कोई वजूद नहीं है, अब ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी के साथ उसकी बनती नहीं है, तो पहले ममता बनर्जी उसे अपनी पार्टी से निकालती है, हुमायूं कबीर को, और पार्टी से निकालकर वो असदुद्दीन ओवैसी को ज्वाइन करता है। और उसके बाद दोनों बंगाल के चुनाव पर चर्चा करते हैं कि अगर हम इसी पार्टी में बने रहे तो दीदी का तो खेल खत्म हो जाएगा, हमारा भी सुपड़ा साफ होगा, सत्यानाश होगा। इसलिए इतने धड़ों में बट जाइए कि अलग अलग सारे वोट ले लीजिए, बाद में एक मिल जाइए। ओवैसी ने भी यही चाल खेली, यही चाल हुमायूं कबीर ने, और यही चाल दीदी की थी। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी खोपड़ी फूट जाती है चुनाव के टाइम पर, कभी दोनों पैर मुड़ जाते हैं चुनाव के टाइम पर, कभी पीठ में यहां से खून निकलने लगता है चुनाव के टाइम पर। और इस बार क्या हुआ, एक वीडियो वायरल हो गया चुनाव के टाइम पर। वीडियो में क्या कहा जा रहा है, यह वीडियो वायरल है, देखिए। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, हल्के में मत लेना इसको। क्यों? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि बंगाल में जनता खेल समझ चुकी है, हमारी जड़ें अब उखड़ जाएंगी। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसके लिए पूरा भारत जवाबदेह है, उसका फोन जाता है, और बंगाल जैसे एक प्रदेश का डीजीपी फोन नहीं उठाता, डीएसपी फोन नहीं उठाता, एसीपी फोन नहीं उठाता, वहां के अधिकारी फोन नहीं उठाते, और उससे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर 7 जजों को घेर कर मारने की, मॉब लिंचिंग करने की साजिश थी कि इनको मौत के घाट उतारा जाएगा, इनको जलाया जाएगा, और कोई वहां से जवाबदेही नहीं तय करता। मेरे दोस्त, इस साजिश की हाइट को समझिए आप। और आज यहां एक वीडियो वायरल होता है, कहता है, यहां देखिए एक चीज और दिखा देता हूं इससे पहले, कि बाबरी मस्जिद के डोनेशन के लिए बिलियंस में रुपए आए, बिलियंस में, यानी कई 100 करोड़ रुपए डोनेशन में आ गए हैं, बाबरी मस्जिद बनवाइए। ये वही है, मैंने बोला ना, इंडियन मुस्लिम्स 90%, 80% आर मुस्लिम्स, नॉट इंडियन। इंडियन मुस्लिम्स, यहां की जो कम्युनिटी है वो क्या है, इंडियन मुस्लिम्स, ये हैं सच्चे भारतीय यहां पर। लेकिन इनमें 2 धड़े, ये तो इतने से हैं, और ये जो अरब देशों के हिमायती हैं वो इतने हैं, यानी 80% से भी ज्यादा। कमेंट सेक्शन में बताना आप कितने हैं। यहां की वजह से यह गड़बड़ाया मामला, यानी करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आ गए। तो यह क्या है, यह भारत के खिलाफ खड़े होने वाली बात है। बाबर का हमसे कोई लेना देना थोड़ी है, बाबर तो एक आक्रांता था, दुर्दांत था, लेकिन क्या करें, मानसिकता नहीं बदल सकते। और दोस्तों, बीजेपी ने
एलिगेशन क्या लगाया गया कि बीजेपी ने हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए दिए। 1000 करोड़, आप कीमत देखिए। और कहा है कि आप ममता बनर्जी से अलग वोट लीजिए, आधे वोट ममता को जाएंगे, आधे आपको जाएंगे और हम जीत जाएंगे। क्या बीजेपी इतना टुच्चा काम कर सकती? बीजेपी क्या, कोई भी जो राष्ट्रीयता के साथ चलता होगा ऐसा छोटा काम नहीं कर सकता। और उसका साथ के साथ जवाब दिया गृह मंत्री ने कि हम जीवन भर, क्या जवाब दिया देखिए, हम पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, बंगाल को जगाते रहेंगे, लेकिन उन लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे जो बाबर के सपोर्टर हैं, जो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। अगर हमको यही करना होता तो बाबरी मस्जिद गिराकर भव्य राम मंदिर नहीं बनाया गया होता अयोध्या में। मेरे दोस्त ध्यान रखना, यह बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इस जगह को बचाने की, जिससे जनता यह समझे ओहो ये तो ऐसा खेल चल रहा है, चलिए एक मुश्त वोट डालते हैं। और जब जब जहां कम्युनिटी ने एक मुश्त वोट डाला है वहां इनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। इसीलिए आपने देखा होगा जहां पर ये जो कम्युनिटी है, कोई सी कम्युनिटी हो, सिया हो, सुन्नी हो, कोई सी कम्युनिटी हो, जहां पर ये बहुतायत मात्रा में रहते हैं, वो राष्ट्र कभी भी सेकुलर नहीं रह पाया, वो राष्ट्र कभी भी लोकतांत्रिक नहीं रह पाया। वो कैसा बन गया? वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। क्यों? क्योंकि जन्म से ही थोड़ी कट्टरता इनके अंदर है, इसको नकार नहीं सकते आप। यहां देखिए, ट्रंप लास्ट वार्निंग टू ईरान। ट्रंप मतलब ये तो अब क्या ही बताऊं, आप जानते हैं इसके बारे में। उसने केवल यह कहा है कि पाकिस्तान में जो टॉक हो रही है अगर वो सफल नहीं हुई तो हम ईरान पर फिर से गोलीबारी बमबारी कर देंगे। ये जेडी वांस है, यहां ईरान की तरफ से ये लोग पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे भाई। कहां पर? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा है। जैसे कभी सालों से बंधे हुए कुत्ते को आप घर में छोड़ दो और सड़े गले ब्रेड भी पड़े हो तो है करके पूरे कोने में भागता है ना, वही हालत पाकिस्तान की इस समय पे है। वो बहुत भाग रहा है मेरे प्यारे भाई। उसको ऐसा लग रहा है कि इस घर का मालिक अब मैं ही हूं। उसको पता नहीं है कि थोड़ी देर के लिए पट्टे में से बेल्ट निकाल दी गई है और खटाक से जैसे ही मालिक घर पे आएगा, खटाक से बेल्ट में डाल के और वही बांध देगा जहां तेरी जगह थी। ये अभी जानता नहीं है, भारत जानता। ईरानियन यूएस डेलीगेशन रीच्ड पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इसको उम्मीद है कि अगर हम ये नेगोशिएशन करवा पाए तो मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। देखिए, नोबेल पीस प्राइज के सपने। और ट्रंप की बात भी दिखाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बात मान ली। देखिए, हाथ पैर तो इसके भी फूल गए ना, ये भी जान गया है कि इतनी औकात तो मेरी नहीं है। हां, लेकिन हिम्मत बनाए रखिए। उस हिम्मत से डर गया अमेरिका, उसका नुकसान भी बहुत हुआ। लेकिन भारत के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि अकल इसके भी आ गई और अकल उसके भी आ गई। हमारे लिए ये एक दोनों हाथों में लड्डू है कि इसको भी पता चल गई कि औकात से ज्यादा उछलने का मतलब क्या होता है, और उसको भी पता चल गई कि मैं जितनी समझता था उतनी औकात मेरी है नहीं। दोनों को क्लियरिटी आ गई है एकदम। यहां देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप। ये क्या कहता है देखिए, 2 नोबेल प्राइजेस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। कैसे? जैसे वेनेजुएला की औरत ने जीता था नोबेल प्राइज, वो इसको गिफ्ट कर दिया उसने, एक हो गया इसके पास। अब मान लो अगर पाकिस्तान को दिलवा देते हैं ये मीडिएशन होने के बाद, तो पाकिस्तान वाला भी इसी का है। पाकिस्तान को नहीं मिले तो इसने क्या किया? देखिए इसने क्या किया है, फिल्म बताता हूं आपको, आप भी हंसेंगे देखकर। फिल्म क्या है यहां पर? ये देखिए, मैंने कहा था ना, टोल वसूलने पर अड़ गए हैं कौन? ईरान। अब ये बात इतनी जल्दी सुलझेगी नहीं जितनी हमको लग रही है। वहां से उसके दाढ़ में खून लग चुका है, वो पैसा मांगेगा अब वहां से जहाज निकलने का, क्योंकि वैसे ही नुकसान हो गया तो इकोनॉमी को रिवाइव करेगा, तो वहां से निकलने का अब मांगेगा पैसा कौन? ईरान, टोल से। और ये देख रहा है नोबेल पीस प्राइज के ख्वाब कि हमको मिलने वाला नोबेल पीस प्राइज, और पापा के चरणों में रख देंगे ले जाके वेनेजुएला की औरत की तरह कि ये लीजिए डैड्स। अरे कुत्तो, यहां देखिए मेरे भाई, आपको बताता हूं, ट्रंप कहता था मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं लेकिन मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से एक युद्ध शुरू कर दिया। पहले मैं वेनेजुएला से लड़ा, फिर मैं लड़ा ईरान से, और अब दोनों युद्धों को बंद करूंगा। मतलब पहले मैंने मारा और फिर अब पीस करूंगा, शांति करूंगा। तो मैं हुआ कि नहीं शांति का दूत? मैंने शांति करवाई, किसी ने नोबेल प्राइज नहीं दिया, तो मैंने अशांति फैलाई, पहले युद्ध किया और फिर अब शांत कर रहा हूं। अब तो दे दो एक नोबेल प्राइज। पागल हो गया नोबेल प्राइज के लिए। तो अब अगर दूसरा नोबेल प्राइज मिलता है तो 2 नोबेल प्राइज ट्रंप के पास हो जाएंगे। यही कहानी ये कह रहा है मेरे दोस्त कि ट्रंप गॉट अवे विद द वेनेजुएला वार, जिसको तो इसने 3 घंटे से कम में खत्म कर दिया था, लेकिन यहां फंस गया ईरान वाले मैटर में। अब ईरान में शांति हो जाती है तो नोबेल प्राइज की मांग कर रहा है। नाटो एंड एवरी अलाई अबेंडन्ड हिम। नाटो ने तो साफ मना कर दिया। देखिए मेरे दोस्त, कोई सा भी देश हो, नाटो कंट्री ने एक एक करके मना कर दिया कि हम साथ नहीं देंगे। चाहे स्पेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, सबने मना कर दिया कि हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ नहीं हैं। अमेरिका स्ट्रांगली डिसअप्रूविंग हिज डिसीजंस। उन्होंने कहा आपका ये जो आक्रमण करना था, चाहे वेनेजुएला हो चाहे ईरान हो, जिससे पूरा गल्फ खतरे में आ गया, ये हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हट गए वो अलग। यहां देखिए एक हिपोक्रेसी आपको बताऊं,
अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में लिखना कि पाकिस्तान इज अ मीडिएटर और अ मिडिलमैन, यानी ये एक बिचौलिया है या दल्ला है। आप कमेंट में लिखना मेरे भाई। कैसे कैसे कि आप जानते हैं अमेरिका को हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान हमेशा उसकी गोदी में रहता है। तो एक आदमी जो खुद वॉर में हो, देखो यही कहा है, पाकिस्तान अ कंट्री ऑलरेडी इन वॉर दैट टू विद इट्स ओन कम्युनिटी द इस्लामिक कम्युनिटी, यानी एक आदमी है जो ऑलरेडी युद्ध में है, और वो भी किसके साथ? अपनी ही कम्युनिटी के साथ। भाई वहां भी मुस्लिम्स हैं, यहां भी मुस्लिम्स हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ किसमें? युद्ध में। और अमेरिका का और ईरान का क्या करवाना चाह रहा है? सीज फायर, शांति की बात करता है। कितना अतिशयोक्ति भरा है ये। मेरे दिमाग में एक शायरी आ रही थी, मैं सुनाना भूल गया मेरे दोस्त, बहुत अच्छी थी, इस पर फिट बैठती, कुत्ते और सुअर से रिलेटेड थी। हु इज टॉकिंग अबाउट द पीस? यूएसए कंट्री हु स्टार्टेड द वॉर। और पीस की बात कौन कर रहा है? वही यूएसए जिसने युद्ध शुरू किया। Destroyed sovereignty of a nation, who is supporting the peace talk, the Gulf countries who are against country, the same community। और पीस की बात कौन कर रहा है? जो अपनी ही कम्युनिटी के खिलाफ है, उस कम्युनिटी की पीस की बात कर रहा है कौन? तलालिस्तान। समझिए मेरे भाई। तो ये बहुत, इसीलिए इजराइल ने क्या कह दिया था कि वी डोंट बिलीव पाकिस्तान इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ही इज अ मीडिएटर, ही इज अ मीडिएटर, इट इज अ डैम शिट। ये इजराइल का स्टेटमेंट है। इसीलिए शहबाज चौधरी क्या कहता है? इंडिया के खिलाफ आ जाइए, आवाहन करता हूं, खड़े हो जाइए इजराइल के खिलाफ पे इंशाल्लाह। कर ले खड़े, हम भी देख लेंगे किसने अपनी मां का दूध पिया। इयान ब्रेमर, ये अमेरिका का बड़ा बंदा है, मतलब बड़ा आदमी है। ये कहता है ट्रंप अपनी फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गया, और ये ट्रंप का अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था ईरान वॉर। ट्रंप में पूरा फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर गई, इसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, ह्यूमिलेशन भी हो गया, बेइज्जती भी सहन करनी पड़ रही है, और अब अपनी तरफ से मीडिएशन भी करना पड़ रहा है। तो ये दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द ट्रंप और अ डोनाल्ड, मतलब और अ प्रेसिडेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट दैट मे दे कैन एवर हैव। वो कभी भी अपने जीवन में कोई बड़ी से बड़ी गलती कर सकते थे, तो वो यही गलती है जो इन्होंने करी है ईरान से युद्ध करके। ठीक है, मैंने आज की लेटेस्ट खबर सारी कंप्लीट कर दी है। आप जुड़े रहिए महेशन से, फिर लेकर आता हूं एक और नई जबरदस्त न्यूज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।